Hello guys, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your science and mathematics teacher. आज का जो लेक्चर है वो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे और खूब खुशियां और खूब सक्सेस आपकी जिंदगी में लेके आए, यही मैं कामना करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 2 2 3 4 5 5 5 6 3, ये आपको बताना है, मोड बताना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी मैं पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 2 2 3 4 5 5 5 6 3, बहुलक बताना है आंकड़ों का। बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे डाटा आपके पास अगर आ जाते हैं, इस तरह के डाटा आते हैं और आपको बहुलक निकालने को कहता है, मोड निकालने को कहता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। मोड क्या होता है? जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी जो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन ये तो ओरल क्वेश्चन था, इजी, जो आप 7th 6th क्लास में मोड निकालते थे उस तरह का है। आगे जो भी आपका स्टैट्स में आपका जो मोड का फॉर्मूला है चैप्टर 14 में, वो यूज करके, जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी होती है, उससे हम मोड का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन सर्किल द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि से व्यास का अनुपात होता है। तो देखो, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल वृत्त हमारा क्या होता है, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इसकी कुछ त्रिज्या होती होगी, इसकी क्या होती होगी, इसकी कुछ सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल, इसको मैं क्या कहूंगा? आर कहूंगा। ठीक है, ये आर है, मान लेते हैं सर्किल की क्या है, रेडियस है। तो इस सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को मैं सी से लिखता हूँ, वो होती है 2 पाई आर। वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मतलब व्यास, वो होता है त्रिज्या का डबल, यानी कि रेडियस का डबल, 2r होता है। तो सी और डी का जो रेशियो आपसे पूछा है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर रेशियो पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर में आप डिवाइड कर दो किसका? 2r का डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो किसके बराबर आ गया? पाई के बराबर आ गया। तो यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख सकते हैं, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है परिधि, जो कि एक इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको हम 22/7 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, बट इट इज अ इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है परिधि से व्यास का अनुपात हमेशा पाई के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको दे रखी है 5। ठीक है, और आपको x की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a और b के, 2 and -2 and -1 and x। सो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको y2 निकालना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? y2 फाइंड आउट करना है। तो हम स्क्रीन में आ जाते हैं। डाटाज आपको क्या क्या दे रखे हैं, पहले डाटाज देख लेते हैं। 2 and -2 दे रखा है आपको, ये जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है 2, -2, और बी पॉइंट आपको दे रखा है -1, ये आपको
डाटा दे और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ये दो डाटा आपको दे रखे हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। मतलब ए से बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपको x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, दिस इज x1, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ए बी क्या होता है हमारा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है हमारा, ठीक है, y1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चाहे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बात तो एक ही रहती है, चाहे हम x1 माइनस x2 लिखे, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई x2 माइनस x1 होता है या x1 माइनस x2, देखो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सारे डाटा आपके पास दे रखे, ए बी आपको डिस्टेंस दे रखी है, ए बी आपको क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ए बी स्क्वायर कर लेंगे। ए बी आपको कितना दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आप ए बी स्क्वायर कर लो, ए बी स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है, ए बी अगर 5 है तो ए बी स्क्वायर 25 होगा, और इस ए बी स्क्वायर में से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ना, ए बी अंडर रूट में होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो सिर्फ x1 माइनस x2 में लिखना है। अब सारी वैल्यूज हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2 and -2, x1 कितना है 2 और x2 कितना है -1 है, तो 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y2 कितना है -2 और -2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब ध्यान रखना 25 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट गया और सामने 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। अब देखो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस इसको मैं पॉजिटिव में लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस का माइनस कॉमन लेके माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा ना। देखो यार दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, -2 एंड -x और उसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर माइनस के साइन का अगर दोनों में ही माइनस है, दोनों में ही माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके आप उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव बना सकते हैं, पूरा आंसर पॉजिटिव में आप लिख सकते हैं, 2 प्लस x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन लेके उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर में क्या है 25, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। 9 को उधर भेज दो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो स्क्वायर को पहले लिख देते हैं अपन, है ना, स्क्वायर को अपन को पहले लिख देना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और कौन है अपना यहाँ पर 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 25 को इधर लिया हो चाहो तो आप 13 माइनस 25 बराबर 0, ठीक है, 9 और 4 तो 13 हो गया, और 25 को मैं इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो गया, 13 में से 25 को माइनस कर लो, कितने हो गए आपके, तो हमारा आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, है ना, 12 ही बचेंगे, बराबर 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और जिनका सम करने पर कितना आता है, 4 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनी है, ठीक है, इक्वेशन याद रखिएगा। देखो कैसे अपन ने निकाली है, सारे डाटा अपने साथ में है, 2 and -2 -1 and x, तो हमने सबसे पहले क्या किया, x1 माइनस x2 किया, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया, 2 का 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और y1 माइनस y2 कर दिया -2 एंड -x, तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर बन गया,
तो ये हो गया 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सामने देखो 25 था आपके पास, और यहाँ पर 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए, माइनस का, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस का लिख दिया है ना, यहाँ पर आपको माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 नॉट प्लस का, क्योंकि ये देखो ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको तो बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 6x माइनस 2x, और 6 टू 12 होता है, और माइनस का ही आएगा क्योंकि 6 को अगर आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको। मध्य पद विभक्त, बीच वाले टर्म को अपन दो स्प्लिट करना होता है दो टर्म्स में, जिनका प्रोडक्ट तो हो थर्ड टर्म के बराबर, मतलब कांस्टेंट के बराबर, और सम मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 के बराबर। सम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एडिशन ही होगा, माइनस भी हो सकता है जैसे यहाँ हो रहा है। तो इसमें से देखो कॉमन ले ही लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमन x आ रहा है और x प्लस 6 अंदर बच जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन, तो अंदर x प्लस 6 बच जाएगा बराबर में 0। दो फैक्टर आ गए, x प्लस 6 एंड x माइनस 2 बराबर 0। माइनस की वैल्यूज को इग्नोर करना, देखो x प्लस 6 को अगर आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर माइनस का 6 आएगा, ठीक है, x बराबर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो चाहो तो आप इसमें वैसे कुछ बॉन्डेज तो दे नहीं रखी, दोनों वैल्यूज का आप यूज कर सकते हो, जो भी अपने ऑप्शन में दे रखी होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही यूज की गई है, तो आप पॉजिटिव वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 को 0 के बराबर करो, तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर्म से मेथड देख लीजिए आप किस तरह से सॉल्व किया गया है। आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी थी दो पॉइंट्स के बीच की, 2 एंड -2, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी एंड -1 एंड x, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी 5। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में उसका स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया, ठीक है, और सामने 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, बस x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज रखी, पूरी मैथमेटिक्स लगाई, पूरी मैथमेटिक्स लगा के साथ में लास्ट में जो इक्वेशंस बनी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई x इज इक्वल्स टू 2। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ r इज रेडियस, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हिंदी में देखो वृत्त लिखा है, हिंदी में वृत्त लिखा है, और जबकि इंग्लिश में स्फीयर है, तो हिंदी मीडियम वाले करेक्ट कर लेना, वृत्त की जगह गोला कर लेना। तो वृत्त का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता नहीं ना, वृत्त का तो सिर्फ क्षेत्रफल होता है, वृत्त तो एक 2D शेप है, स्फीयर एक 3D शेप होने के कारण यहाँ वृत्त की जगह क्या आएगा, स्फीयर आएगा, ठीक है। गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, गोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर कर्व सरफेस तो होता नहीं है। अर्धगोला जो होता है आपका, अर्धगोला इस तरह का होता है आपका अर्धगोला, ठीक है, जिसकी कुछ त्रिज्या होती है, आर रेडियस होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, आर रेडियस होती है। तो आधा जो स्फीयर होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपका कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फीयर का TSA होता है, ठीक है। और 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, उसका पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, CSA होता है, क्या होता है, CSA होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। तो गोले का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो गोले के लिए यानी कि स्फीयर के लिए तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, A10 दे रखा है, D10 दे रखा है, देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी, तो बहुत ही इजी हो गया। अगर A10 है, D10 है,
तो आपको पहली 4 समांतर श्रेणी की क्या लिखनी है, पद ही लिखने हैं। पहली 4 पद लिखो बस, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। अगर आपको ए दे दिया कितना 10, बी यानी कि कॉमन डिफरेंस दे दिया 10, तो 10-10 जोड़ते जाओ, तो पहली टर्म तो 10 ही है, अगली 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। तो 10, 20, 30, 40, यानी ऑप्शन नंबर आपका 10, 20, 30, 40 करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर तो एमसीक्यूज में। The sum of two numbers is 27 and product is 182. The numbers are, ये दो संख्याओं का योगफल 27, उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याएं बताइए। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम तो हो 27 और गुणा करने पर कितना आता है 182, यानी कि वो संख्याएं बतानी है जिनका सम कितना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लास्ट। सम दे रखा है कितना 27, और प्रोडक्ट मतलब जो गुणनफल दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है 182। तो लेट द, अब संख्याओं को क्या मान सकते हैं, x एंड 27 माइनस एक्स, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिनका सम 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो सम 27 का क्या मतलब, दो संख्याएं होंगी हमारी x और y, तो अगली जो संख्या होगी नेक्स्ट y इज इक्वल टू, मैं 27 माइनस एक्स लिख सकता ना। लेट द वन नंबर इज x, वन नंबर क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अदर नंबर, दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो अगर हम एक्स वाई भी मानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ वन वेरिएबल में आंसर देना होता है। तो यहाँ से वाई कितना निकल के आएगा, 27 माइनस एक्स ही तो आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। तो आप 27 माइनस एक्स और एक्स मान सकते हैं संख्याओं को, यानी कि नंबर्स को। माना कि एक संख्या x है तो अदर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स हो जाती है अगली संख्या। तो अब प्रोडक्ट करना है आपको इनका, तो प्रोडक्ट मतलब कि x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। बराबर में कितना आता है 182 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो इस इक्वेशन में हम इसको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 182 के पास भेज देंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी कि हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 27x और 182 तो प्लस का ही पड़ा है बराबर में 0। अब आपको इनके मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, तो ऐसी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है और जोड़ने पर माइनस का 27 है, तो दोनों संख्याएं नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो संख्याएं होती हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और 14 को 13 में जोड़ने पर 27 आता है, और यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए, तो हमने दोनों संख्याएं माइनस की ली हैं। x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 14 माइनस 13। अब अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया ना, द्विघात समीकरण सूत्र, ये वाला धराचार्य सूत्र जिसे अपन कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें सॉल्व करूं तो यहाँ से जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं आपके, दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो x माइनस 14 और x। अब अपन को ऐसे ही पता चल गया 14 और 13 है तो आंसर 14 और 13 ही रहेगा। तो x की वैल्यू 14 आएगी और x की वैल्यू 13 आएगी। जब दोनों को 0 के बराबर करेंगे ना अपन, 13 14 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 13 एंड 14। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में। If a tower 6 मीटर हाई एंड कास्ट शैडो, देखो टावर 6 मीटर लंबा है और उसकी जो शैडो है वो 2√3 लंबी है, यानी कि परछाई की लंबाई 2√3 है और टावर 6 मीटर लंबा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल आपको निकालना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। टावर आपको दे रखा है, ये टावर बना देते हैं। ये टावर है 6 मीटर लंबा है, शैडो 2√3 की, शैडो कितनी है 2√3 की शैडो है। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाने के लिए बस।
यहाँ से अपन ने इसको जोड़ दिया। ओके, तो टावर जो है बेटा 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है, और शेडो जो है वो नीचे बनेगी, शेडो 2√3 है। तो एलिवेशन एंगल ऑफ द सन, ये थीटा रहेगा। सन, सन मान लो यहाँ पर है आपका, ये सन है आपका, ठीक है, ये सन है आपका, ये इस पर इसकी रोशनी पड़ेगी तो इसकी शेडो नीचे बनेगी ना, तो ये सूर्य का थीटा जो बनेगा वो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, एलिवेशन एंगल बनेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप टेन थीटा यूज करो यहाँ पर, टेन थीटा यूज करो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो कि 6 के बराबर है, और बेस कितना है, √3 है, 2√3 है। सॉल्व कर लो, 2 से काट दो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 अपॉन में √3 आ जाएगा। √3 1 जा √3, √3 3 जा √3 होता है, सॉरी √3 जा 3, तो 3 से √3 टाइम्स कट गया तो √3 आ गया सामने, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर है, √3 के बराबर है। अब बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू पे टेन √3 होता है, तो थीटा की वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री पे टेन क्या होता है आपका, √3 होता है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे टेन क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है 2691 का, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप घर में ट्राई करना, ठीक है। पता ही चल रहा है कि साथ में 13 ही आएगा, क्योंकि 13 2 जा 30 26 होते हैं, और 13 7 जा कितने होते हैं, 91 होते हैं, तो 13 इज द ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 26 और 91 का 13, ओके। द zeros of x square minus 2x minus 8, तो इसके शून्य निकाल लें। शून्य कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x square minus 2x minus 8, तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता ही है, x square minus 2x minus 8। ऐसे नंबर दो बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10, मल्टीप्लाई करने पे कितना है, माइनस का 8 आए, और जोड़ने घटाने पर -2 आए, तो वो नंबर आपको पता ही है, खुद ही है, 4 और 2, तो 4 रखना है माइनस का, 2x रखना है प्लस का, और माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 प्लस 2, x माइनस 4 बराबर 0, दो फैक्टर आ गया आपके पास, x माइनस 4 और x प्लस 2, इनको 0 के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और x प्लस 2 को करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 4 और -2 आपके शून्य होंगे, यानी कि जीरोस होंगे। 4 एंड -2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x की दो वैल्यू 4 एंड -2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, p 0.07 दे रखा है, तो बहुत इजी है, माइनस कर दो 1 में से, probability of the event and probability of not event, probability of the event plus probability of e bar मतलब not event, वो 1 के बराबर होती है। तो आपको यहाँ पर probability of event दे रखी है 0.07, 0.07 प्लस PE बार आपसे पूछा गया है, बराबर में 1, तो PE बार कितना आ जाएगा आपका, PE बार आ जाएगा 1 माइनस 0.07, जो किसके बराबर होगा, 0.9 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पी प्लस पी बार बराबर 1 होता है, प्रोबेबिलिटी में आपको पता ही है। तो पी दे रखा था 0.07 और पीई बार आपसे पूछा था, तो आपका पी बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.07 करने पर, ओके। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे, find the value of k for which the roots of the quadratic equation 2x square plus kx plus 8 is equal to 0 are real and equal। अगर ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k निकालना है आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8। रियल और इक्वल कब होते हैं, रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है, 0 के बराबर होनी चाहिए d की वैल्यू, मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, विविक्तिका जो होता है,
डी जब आपका बराबर 0 होता है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है, तो उस कंडीशन पे आपके रूट्स इक्वल होते हैं, मतलब आपके जो मूल होते हैं वो समान होते हैं और रियल होते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन में आपकी बी की वैल्यू कितनी है? बी तो देखो के बराबर दे रखा है, ए आपको 2 के बराबर दे रखा है और सी आपको 8 के बराबर दे रखा है। इक्वेशन का जो फॉर्मेट आपको पता है ना क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये सारी वैल्यूज रख दी। अब बी स्क्वायर माइनस 4 में लगाओ, तो बी स्क्वायर मतलब कौन? के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपका? ए आपका 2 है इंटू सी आपका 8 है बराबर 0 कर दो। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 माइनस का बराबर 0, then k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, then k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64 किसका रूट होता है? 8 का होता है। किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है ना स्क्वायर। 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, तो 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। क्या सॉल्व देख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 के बराबर करना है। इसमें रूट्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, समान मूलों के लिए, समान मूलों के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करते हैं फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, समान मूलों के लिए ये आपको याद रखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर किया, बी ए सी की वैल्यू आपको पता ही है, रख दी, के की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है भाई? 5 दे रखी है। एक एपी आपको बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है, यानी ए कितना है? 5 है। ए कितना है? 5 है और उसकी सेवंथ टर्म 9 है, यानी ए 7 कितना है? 9 है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ए 5 है और ए 7 9 है, तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस माइनस 1, ये लगाओ। तो ए थ्री का इक्वेशन क्या बनेगी? ए थ्री के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ए प्लस 2d बननी चाहिए, जो कि बराबर 5 दे रखा है। और ए सेवन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ए प्लस बराबर 9 बनेगी। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लो, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगा दो। दो में से 1 को माइनस कर दो आप। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, तो माइनस करना आपको आता है एलिमिनेशन मेथड। a प्लस 6d बराबर 9 है और a प्लस 2d बराबर 5 है। इसको सॉल्व कर लो, बस माइनस कर दो, इसका साइन चेंज कर दो भाई। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 6 में से 2 गए 4d बराबर 9 में से 5 गए 4, d की वैल्यू 1 आ गई। d की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी आप ये निकाल सकते हो, d की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। ठीक है, पुट d इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? a प्लस 2d, तो a प्लस, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, a प्लस 2d की जगह मैं 1 रखूंगा, बराबर कितना दे रखा था? a प्लस 2d बराबर 5 था। 2 वजह 2 होते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब कि 3। पहली टर्म आ गई आपकी 3 आ गई, बस। तो पहली टर्म 3 है और d की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो कितनी टर्म्स बतानी थी? डिटरमाइन एपी, एपी डिटरमाइन करनी है। तो 3 4 5 6 सो ऑन, ये आपकी एपी बन जाएगी, ये आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 3 आ गई और डी की वैल्यू 1 है ना, तो 1 1 जोड़ते जाएंगे सब में। ठीक है, 3 4 5 6 ये आपकी एपी हो जाएगी। थर्ड टर्म आपकी आ ही रही है 5, और 9 सेवन टर्म देखो 7 9 होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of circle subtending an angle of 60 degrees at center. Find the radius of the circle। 22 सेंटीमीटर का एक वायर है, उसको सर्किल बना दिया गया। उसको क्या बना दिया गया? सर्किल बना दिया गया। आपका जो 13वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं अपन।
सर एक वायर को बेंड करके क्या बना दिया गया है, सर्किल बना दिया गया है। तो सर्किल की कुछ ना कुछ रेडियस तो होनी चाहिए ना, उस सर्किल की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और उस रेडियस को हमें निकालना होगा। 22 सेंटीमीटर लंबा वायर है तो, और बीच में वो एंगल कितना बना रहा है, into the form of an arc of a circle subtending an angle 60 degree at its center. A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc, उसको arc की फॉर्म में of a circle subtending an angle 60 degree at its center। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई वायर का पीस है 22 सेंटीमीटर लंबा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 22 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को उसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के चाप के रूप में ऐसे मोड़ा जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, रेडियस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है, और पीस ऑफ वायर कितना दे रखा है आपको, 22 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, यानी आपको वृत्त नहीं बनाया गया, टोटल वृत्त नहीं बनाया गया, उसको टोटल सर्किल में कन्वर्ट नहीं किया गया, उसको क्या किया गया है, सिर्फ आर्क इस तरह से। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, इस तरह से ऐसे मोड़ा गया है आर्क की तरह, उसको आर्क की तरह मोड़ा गया है। और जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पूरा वृत्त का जो 60 डिग्री का जो पार्ट होता है वो पूरे सर्किल का कितना होता है, अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो पूरे सर्किल का 60 डिग्री पार्ट 1/6 होगा। तो 1/6 पार्ट मतलब 2 पाई आर में जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो जो आपका आएगा वो आपका 60 डिग्री वाला एंगल बनता है, क्योंकि 6 एंगल बनाते हैं। तो ये जो आर्क की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर कह रहा है। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है आपकी, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ होती है पाई आर एल। ठीक है, वो आपको दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एल इज इक्वल टू, आपको याद है ना, जो हम निकालते हैं आर्क की जो लेंथ निकालते हैं वो होती है आपकी। ठीक है, तो आर्क लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे रखी है। टोटल जो आर्क की लेंथ है वो आपको 22 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे रखी है। और आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा कितना दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री का, आपको दे रखा है थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री का आपको यहाँ पर दे रखा है। अब जो आर्क की जो लेंथ होती है, आर्क की जो लेंथ होती है वो हम किस तरह से निकालते हैं, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि भाई ये जो पूरा सर्किल है ये पूरे सर्किल का 1/6 पार्ट है, मतलब 2 पाई आर का 1/6 पार्ट कर लो, 2 पाई आर का 1/6 पार्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, पाई आर बाय 3। क्योंकि 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो पूरे सर्किल का 1/6 हिस्सा होता है, 1/6वां हिस्सा होता है। तो पाई आर बाय 3 ये आपको दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 22 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे हम, तो आर आ जाएगा आपका 22 को 3 से मल्टीप्लाई करना और नीचे पाई का डिवाइड कर दो, पाई का डिवाइड कर दो नीचे, तो आर आपका आ जाएगा 22 इंटू 3, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, 22 से 22 कट गया, आर आ जाएगा 7 3 से 21, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, खत्म आपका। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो हमें एंगल यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, थीटा थीटा 60 डिग्री होता है ना, वरना आप आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हो, एल का फॉर्मूला लगा सकते हो। एल होता है आर्क लेंथ, ठीक है, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, तो एल आपका आ जाएगा पाई आर 60 अपॉन में 180, तो 60 बन जा 60, 60 3 जा 180, तो एल आपका उतना ही आता जितना अपन ने ऊपर लिखा है, पाई आर बाय 3 आता। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पाई आर बाय 3 ही यूज किया है। 2 पाई आर का छठवां हिस्सा, 6th हिस्सा, अगर आप पूरे सर्किल को 6 हिस्सों में काटोगे ना, तो छठवां हिस्सा जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, सिंपल चीज, 60 के 6 हिस्से बनते हैं, पूरा सर्किल बनता है। तो आपको याद रखना है पाई आर बाय 3 22 सेंटीमीटर दे रखा था। आर्क लेंथ, आर्क कितना होता है, पूरा सर्किल होता है 2 पाई आर का, तो 60 डिग्री वाला आर्क
तो 60 डिग्री वाला जो ये आर्क बना है वो कितने का होगा, पाई आर बाई 3 का होगा ना। हम 6 का डिवाइड करेंगे 2 पाई आर में, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो बहुत ही इजी है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दो मीडियन, तीन मीडियन किसके बराबर होता है, दो मीन प्लस मोड के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, दो मीन प्लस मोड के बराबर होता है। तो आपको पता है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थ्री मीडियन जो होता है आपका टू मीन प्लस मोड के बराबर होता है। तीन माध्य का, वेट अ मिनट, थ्री मीडियन, थ्री मीडियन जो होता है दो मीन प्लस मोड के बराबर होता है। तीन माध्य का बराबर दो माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो क्या मतलब, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, टू मीन प्लस मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको दे रखे हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। एक को अगर आप x मानते हो तो स्मॉलर को x मान लो तो लार्जर हो जाएगा x प्लस 18। तो ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटे कोण अगर x है तो बड़ा कोण कितना होगा, x प्लस 18 होगा। x प्लस 18 होना चाहिए ना भाई। अगर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18, तो स्मॉलर को अगर मैं x मानूं तो लार्जर होगा x प्लस 18 और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो लेट स्मॉलर एंगल, लेट स्मॉलर एंगल कितना मान लो आप, x डिग्री मान लो। देन लार्जर एंगल जो हो जाएगा आपका, देन लार्जर एंगल जो हो जाएगा वो 18 डिग्री ज्यादा होगा, इन 18 डिग्री अधिक होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम कितने डिग्री होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको, 2x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से क्या माइनस कर लो आप, 18 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 168 आना चाहिए, सॉरी 162 आना चाहिए। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 162 में 2 का डिवाइड कर लो तो छोटा एंगल पता चल गया, कितना बन गया आपका, 81 डिग्री। छोटा एंगल 81 डिग्री है, तो स्मॉलर एंगल आपका कितना आ गया, सॉरी छोटा कोण, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपको बता देता है 81 डिग्री आ गया। सो लार्जर एंगल कितना आ जाएगा भाई, बड़ा कोण कितना आ जाएगा, 18 डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री 18 जोड़ लो 98 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, सॉरी 99 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलर आपका अगर 81 है तो लार्जर 99 होना चाहिए। तो आपका 81 एंड 99 इज द आंसर। बड़े कौन x, छोटे कौन को x माना, लार्जर एंगल x प्लस 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए, तो हमने सम कर लिया 180। 2x प्लस 18 बराबर 180, उसको माइनस माइनस किया, x की वैल्यू 81 आ गई। छोटा एंगल 81 आया तो बड़ा एंगल कितना होगा, 99 होना चाहिए ना, 18 डिग्री ज्यादा है इसलिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इसका क्वेश्चन बन गया भाई, ये आपका बन गया सिमिलरिटी का क्वेश्चन। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि भाई ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। तो यहाँ पर बीपीटी लगा दो, क्या लगा दो, बीपीटी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, बीपीटी लगा देंगे। तो BPT क्या होती है, जब दो ट्रायंगल हैं आपके, ये आपका ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल आपका डी ई एफ है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर, और सभी साइड्स आपको यहाँ पर गिवन है, सभी साइड्स आपको यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं 4 दे रखा है और BC 3.5 दे रखा है,
सी ए आपको कितना दे रखा है, सी ए कितना दे रखा है 2.5, डी एफ आपको 7.5 दे रखा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। तो यहाँ ई एफ आपको गिवन नहीं है तो ई एफ की वैल्यू निकाल लो। ए बी दे रखा है भाई और डी ई दे रखा है। ए बी हमें डी ई भी नहीं पता वैसे, एसी और डी एफ हमें पता है, एसी पता है और डी एफ पता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी डी ई को डी एफ से बार बार हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डीएफ का जो रेशियो है, एसी और डीएफ का रेशियो 2.5 और कितना बनेगा 7.5 बनेगा ना, 2.5 और 7.5 आपका बनना चाहिए। तो एसी अपॉन में जो डीएफ है, एसी अपॉन में जो डीएफ है, एसी कितना है तो 2.5 और डीएफ कितना है 7.5, ये दे रखा है देखो। तो ए बी अपॉन में डीई का रेशियो हम उससे कंपेयर कर लेंगे। तो ए बी अपॉन में डीई, ए बी 4 है तो डीई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, फर्स्ट रेशियो को इक्वल करो, ए बी अपॉन में डीई को किसके इक्वल करना है आपको, एसी अपॉन में डीएफ के इक्वल करना है। सो ए बी कितना है 4 है, डीई निकालना है, डीई निकालना है, एसी कितना है 2.5 और डीएफ कितना है, ये डीएफ है, डीएफ कितना है 7.5 है। ठीक है, तो डीई निकालने के लिए क्या करोगे, डीई निकालने के लिए 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 का डिवाइड करना है। तो ये 2.5 से 7.5 3 टाइम्स पूरा कट जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, डी की वैल्यू 12 आ गई। अब आप क्या करो, हमने पहले किसको कंपेयर किया, ए बी अपॉन में डी को एसी अपॉन में डीएफ से। अब बीसी अपॉन में नेक्स्ट टाइम आपको बीसी अपॉन में ईएफ को एसी अपॉन में डीएफ से कंपेयर करना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं बीसी अपॉन में ईएफ इक्वल्स टू एसी। ध्यान से देखते रहना, हर चीज को ध्यान से समझना है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं मुझे। बीसी कितना दे रखा है भाई, बीसी कितना दे रखा है, बीसी दे रखा है आपको 3.5, 3.5 दे रखा है। ईएफ निकालना है पहले, ईएफ पता नहीं है, और एसी और डीएफ का रेशियो जो है वो 2.5 अपॉन में 7.5 मतलब 1/3 के बराबर होता है। तो ईएफ निकाल लो, ईएफ कितना हो जाएगा, वही 3.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 से 7.5 3 टाइम्स कट गया, तो ईएफ की वैल्यू 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी, कितनी आती है 110.5, 10.5। तो अब आपको डीईएफ का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि पेरीमीटर ऑफ डीईएफ, पेरीमीटर ऑफ डीईएफ कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ, तो सभी साइड्स को जोड़ लो, डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ, डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ, डीएफ दे रखा है, डीएफ 7.5 है। ठीक है, सबको जोड़ लो, 12 प्लस 10.5 प्लस कितना था 7.5 था ना, डीएफ कितना था 7.5 था, 7.5 इसको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लो भाई, कितना हो गया, ये तो 18 हो, यहाँ पर 18 हो गया, 18 में 12 जोड़ लो 30 हो गया आपके 30। तो पेरीमीटर कितना आ गया, परिमाप कितना आ गया 30 आ गया, 30 इज द आंसर। ओके, कैसे किया, बीपीटी यूज करके किया, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बीपीटी हमने लगाया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें सभी ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन में डी एफ। एक बार ए बी अपॉन में डी को ए सी और डी एफ से कंपेयर करो, फिर बी सी अपॉन में ई एफ को ए सी और डी एफ से कंपेयर करो, तो आपको डी और ई एफ की वैल्यू मिल गई, डी एफ तो पता ही था, तीनों को जोड़ दिया, हमारा परिमाप पेरीमीटर आ गया। ठीक है, और आप देख लो अच्छी तरह से। तो यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। ओके, 17वां क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं फिर कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड, इतना 30 मार्क खान क्वेश्चन नहीं है, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 1 माइनस क्या दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ, 1 माइनस इवेल्युएट करना है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो भाई कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, सभी जानते हैं, tan 45 जो होता है वो आपका 1 होता है, तो cot 45 भी कितना होगा 1 ही तो होगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और sin 90 तो सबको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 ऊपर, नीचे 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 होता है और नीचे 2 होता है,
तो 0 ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 और 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपकी, ठीक है। तो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 396 and 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 15। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ पूछा गया है और उनके रिमाइंडर्स आ रहे हैं, भाग देने पर रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को हमेशा माइनस करना होता है। रिमाइंडर्स जहां पर भी आए ना उनको माइनस करके फिर आंसर निकाला करो। तो आपको यहाँ पर 398 436 544 542 दे रखा है, 3 नंबर दे रखे हैं भाई। 398 उसका रिमाइंडर 7 आया तो 7 को माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 391। फिर अगला नंबर दे रखा है आपको 452, उसमें से कितना माइनस करना है, 12 माइनस करना है शायद, है ना, 11। 436 है, सॉरी कितना है 436 है। 436 में से 11 माइनस कर लो तो 425 आएगा, 425 आएगा। और 542 अगला नंबर है, उसका रिमाइंडर कितना है, अब 15 है। उसका रिमाइंडर कितना है, 15 है। इसको भी माइनस कर लो, कितने बच गए आपके, ये आपके बच गए, हाँ ठीक है। तो 527 बचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 527 बचेंगे। तो अब आपको बस आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन में। 5 397 को माइनस किया 391, 426 11 425 और 544 525 फिर 42 में से 15 को माइनस किया, 527 आपके पास आ गया। तो बस आपको क्या करना है, आपको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आपको इनका क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। 391 है आपका, तो 391 का और 425 का और 527 का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करो। 391 391 किसकी टेबल से जा रहा है वो आप देख लो भाई। यहाँ पर 13 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, मेरे ख्याल 17 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 17 1 जा 70, 17 2 जा कितने होते हैं, 34 होते हैं। 39 में 34 गए आपके, 551 70 13 टाइम्स गया, 23 टाइम्स गया, कितने टाइम्स गया, 23 टाइम्स गया। 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर देना भाई, 391 ही आएगा। उसी तरह 425 है, तो बताइए आपको 17 इंटू 5 इंटू 8, है ना, ये बन रहा है। क्योंकि 17 इंटू 5 कितना होता है, नहीं 5 बन रहा है, सॉरी 8 बन जाएगा, 5 आएगा ना। 17 इंटू 5 82 85 होते हैं, 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 425 होते हैं। और 527 तो 17 है इंटू कितना, कितना टाइम्स जाएगा, देखो डिवाइड करके देखो। 17 3 टाइम्स जा रहा है और 1 31 टाइम्स, 31 टाइम्स, ठीक है। तो 17 ही इनमें कॉमन आ रहा है, सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ कितना है आपका, 17 है आपका, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्ती 17 आ जाएगा इसका, तो 17 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है आपका, ठीक है। तो 17 आपका आंसर आ जाएगा। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के साथ ठीक ऊपर पहुंचती है, दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाकर दीवार की ऊंचाई की गणना करनी है, ठीक है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर खड़ी है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर खड़ी है। ये सीढ़ी आपकी जो मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है। ये 15 मीटर लंबी है, दीवार की ऊंचाई निकालनी है और दीवार के साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार के साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई को x मान लेते हैं। दीवार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं अपन। 15 मीटर लंबी है और 60 डिग्री का दीवार के साथ बना रही है, ध्यान रखना कौन, तो 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको नाम दे दो एबीसी। तो आपको यहाँ पर बीसी परपेंडिकुलर है, तो आधार आपका x हो जाएगा, कर्ण आपका 15 हो जाएगा। तो आधार और कर्ण आपका cos थीटा होता है, तो cos 60 डिग्री जो होगा वो यहाँ लगेगा आधार बटा कर्ण, मतलब AB बटा cos 60 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा x बटा 15। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, सबको पता है। तो x बटा 15, आपको x निकालना है तो कितना आ जाएगा, 15/2, मतलब 15/2 कितने होते हैं 7.5।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7.5 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, तो बस आपको आधार बटा कर्ण ही लगाना था, क्योंकि आधार और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो cos होता है, तो cos 60 डिग्री ab बटा ac कर दिया अपन ने। ओ सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, वेट अ मिनट। तो ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं cos 60 डिग्री ab बटा ac होगा cos 60 x बटा 15। ये है ना आपका, ये सीडी है आपकी, ये सीडी है, ऐसे रखी हुई है, दीवार ऐसी थी, सीडी ऐसे रखी हुई है, दीवार से सटा के रखी है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है दीवार के साथ। तो आपको दीवार की ऊंचाई x निकालनी है, तो cos 60 ab बटा ac हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा x अपॉन में 15। नो प्रॉब्लम, बस वीडियो खत्म करने वाले हैं अपन। x अपॉन में 15, और यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू x बाय 15 एंड x इज इक्वल्स टू 15/2 इज इक्वल्स टू 7.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर वाले ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पिघलाकर वाला क्वेश्चन आया ना, तो आयतन समान होता है। तो बेलन का आयतन बराबर 6 सेंटीमीटर वाले गोलों की जो संख्या अपन x मान लेंगे, n मान लेंगे, तो n गोलों का आयतन, n गोलों का आयतन ठोस बेलन के आयतन के बराबर होगा। और बेलन का व्यास, गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 3। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, n गोलों का आयतन, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। मतलब n इंटू, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई। अब मैं सिलेंडर के लिए आर स्क्वायर एच कैपिटल लिखूंगा आर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सारी वैल्यूज को पुटअप कर दो। आर की वैल्यू, स्मॉल आर गोले का आयतन है, गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कैपिटल आर कितना दे रखा है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है भाई 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के बेलन, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 45 सेंटीमीटर तो ऊंचाई है, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि व्यास बेलन का 4 है, और ऊंचाई कितनी है आपकी 45 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर दो, तो n इंटू 4/3 इंटू पाई, पाई से पाई तो पहले उड़ा दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 का क्यूब हो जाएगा ये, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, h कितना है 45 है, तो n की वैल्यू आपको निकालनी है बस। पाई से पाई पहले ही उड़ गया, 3 से 1 3, ये 2 बचेंगे बस, तो n आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको 45 से मल्टीप्लाई करके 3 स्क्वायर मतलब 9 का, और 4 का डिवाइड करना है, तो 4 से 4 करेगा 9, 5 से 45, तो गोलों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, तो 5 इज द आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बस आपको n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, n गोलों की संख्या मान लो, और एक गोले का आयतन को n से मल्टीप्लाई करके उसको सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर कर दो, और फिर आपको डिवाइड करके आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज यही खत्म होती है। हमने जितने भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किए। अभी आगे मैं आपके पास और भी सीरीज लेके आऊंगा इसी अपनी लेक्चर सीरीज में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो चैनल के साथ आप बने रहिए, और जो भी डाउट आ रहे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन पे बताते रहिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। ओके, बाय बाय।